दिन 1। ली एबट जानकर असंसकी एक कस्बे में टकरा जाता है और संतरी खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। स्टोर में हम रॉकेट खलाई खिलौने देखते हैं। कारोबारी शख्स इन मालूमात को देख रहा है जहां चीन में एक बेमिसाल बम का हिसाब लगाया जा रहा है। इस वक्त सड़क के जरिए एक तफरीही इलाके की तरफ टहलता है जहां उसकी अहम दूसरी इवलिन एमिली ब्लंट सबसे कम उम्र बच्चे बीव को झूले पर धकेल रही है। एबट फैमिली वहां गेंद का खेल देखने के लिए मौजूद है जिसमें सबसे बड़ा बच्चा मार्क्स खेल रहा है। ली सुस्त रफ्तारी पर रेगन इसका सबसे बुरा नौजवान और सिर्फ एक छोटी सी लड़की जिसे सुनना मुश्किल है के करीब बैठा है और अपने साथी इमेट सेलिन मर्फी को सलाम का इजहार करता है जो उनके पीछे अपने सबसे कम उम्र बच्चे के साथ बैठा है। इमेट का सबसे बड़ा बच्चा गेंद को बीट करता है और ग्रैंड सलीम बनाता है। जब वो आखिरी अड्डे की तरफ जल्दी करता है तो ग्रुप और इमेट चीख रहे हैं पिल्लिज जैसा कि मुहाफिज करीब हैं। इसके बाद इमेट ने रेगन से दरखास्त की कि पिल्लिज कैसे कहते हैं और वो अमरीकी इशारों की जुबान में अपने हाथों से जंपिंग मूवमेंट को झंडा देती है। प्लेमेट और इवलिन मार्क्स को नेक तमन्नाएं देते हैं क्योंकि वो कुछ करने के लिए फिक्सिंग करते हैं। मार्क्स इब्तदाई 2 गेंदों को याद करता है। फिर इस वक्त एक बहुत बड़ा अलका ओवरहेड के जरिए मोड़ दिया जाता है। खेल रुक जाता है और हर कोई अपनी गाड़ियों / घरों के लिए एक लाइन बनाना शुरू कर देता है। रेगन अपने वालिद के साथ जाती है और इवलिन नौजवानों को ले जाती है। ताहम बाहर के लोग अभी तक यहाँ मौजूद हैं और सड़क के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और लोगों के जत्थे मारते हैं। दिन 474। फिल्म में क्विक प्लेस 1 के मौके के चंद मिनट बाद एबट खानदान अपने घर को बगैर जूते के छोड़ देता है। इस वक्त तक दिन 472-473 इवलिन ने एक बच्चा पैदा किया। ली को मार्क्स और रेगन को एक बाहर के शख्स से बचाते हुए मारा गया। घर में आग और सैलाब दोनों ही हैं और इवलिन ने हाल ही में रेगन की मदद से कुछ बैरूनी लोगों को मार डाला है। कोकुया एम्बेड तनकीद का हंगामा एक स्पीकर के जरिए तेज हुआ जो बाहर वालों को कमजोर कर देता है। प्लेमेट ने नवासी और दिन बाल्टी को लात मारी क्योंकि स्टोर से एक खामोश जगह 1 के आगाज की तरफ खलाई रॉकेट का खिलौना ले जाने की वजह से खिलौना बाद में चला गया। एक बैरूनी शख्स में खींचा गया। घर छोड़ने से कुछ देर पहले इवलिन मार्क्स और रेगन को वहां रहने के लिए कहती है कि वो बिला रोक टोक एक बार फिर मगलूब तहखाने में जाती है और खामोश रहने की कोशिश करती है जब वो ऑक्सीजन टैंक की तलाश में तैराकी करती है। इसी दौरान रेगन मार्क्स को बताती है कि वो घर लूट रही है और मार्क्स को बच्चे के साथ छोड़ देती है। रेगन तेज करने वाले और माउथ पीस को जमा करता है। वो स्ट्रिंग को तेज करने के लिए अपने टर्मर का इस्तेमाल करती है। रेगन और इवलिन आजादाना तौर पर वापस आते हैं और खानदान ली के बनाए हुए रेतीले रास्ते पर टहलते हैं यहाँ तक कि वो इंतहाई मोड़ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो बगैर किसी रुकावट के खुश्क पत्तों पर कदम रखते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। इवलिन और रेगन बच्चे को ट्रेन की आवाज में पहुंचाते हैं जिसको कोर के साथ सेल किया जाता है और ऑक्सीजन टैंक बच्चे के सांस के पर्दे की देखभाल कर रहा है ताकि स्टोरेज के कंपार्टमेंट टॉप को बंद किया जा सके। खानदान एक सुराख के साथ तार की दीवार पर पहुंचता है। जैसे ही इवलिन टहलती है इसका पैक मालूम हो जाता है और थोड़ा सा मजबूत होता है। वो हंगामा आराई से परेशान अपने पीछे देखती है और लाशूरी तौर पर एक छपी हुई तार को सीट करती है जिससे कंटेनर्स का ढेर गिर जाता है और हंगामा होता है। इवलिन मार्क्स और रेगन से बड़बड़ाती है ईरान। इस दौरान हम एक फायर असलहे के जरिए नुक्ता नजर को एक नुक्ता नजर पर काट देते हैं जो खानदान पर मुकर्रर किया गया है। एक बैरूनी फर्द खानदान का ताकुब शुरू कर देता है। दौड़ते हुए मार्क्स को रीछ के जाल से नुकसान पहुंचता है जिसे वो खामोशी से संभालता है जब तक कि वो अपने नुकसान ज़दा पाँव को देख नहीं लेता और एक बुनियादी चीखने देता है। इवलिन इसे चीखते हुए रोकने की कोशिश करती है जबकि रेगन माउथ पेस और कोक्लियर एम्बेड पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट का इस्तेमाल करता है ताकि वो तनकीद करे जो बाहर के लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। आवाज के खिलाफ लड़ते हुए इवलिन ने बैरूनी शख्स के सर में गोली मार दी। एक नजरअंदाज शुदा इमारत के अंदर खानदान का सरबरा। जब वो साइकिल पर टहल रहे हैं तो एक कोने पर एक आदमी ने इवलिन को छीन लिया। इवलिन के मुंह पर हाथ रखा और छत पर एक बैरूनी शख्स को नुमाया करते हुए शश का इशारा किया। आदमी खानदान को ज़ेरे ज़मीन आवाज की तस्दीक वाली वॉलेट की तरफ ले जाता है। वॉलेट के हुक पर एक तौलिया हंगामा आराई को कम करता है और दाखिली रास्ते को अंदर से बंद करने वाले ताले को रोकता है। वो स्टॉप वॉच पर एक घड़ी शुरू करता है और चंद लम्हों के बाद हुआ में जाने का रास्ता बनाता है। महफूज होने पर वो खानदान को बताता है कि वो नहीं रह सकते, वहाँ काफी खुराक का पानी नहीं। इवलिन सोचती है कि वो इस आदमी को देखती है और कहती है इमेट, जिस पर इमेट ने स्कार्फ और 20 बाल की टोपी से अपना चेहरा बेनकाब किया जो वो पहना हुआ था।
वो इस बात पर जोर देता है कि वो नहीं रह सकते। इवेलिन को इमेट के नौजवानों के बारे में कुछ मालूमात मिलती हैं और वो समझता है कि इसके बच्चों ने पहले दिन बाल्टी को लात मारी थी। इवेलिन अपनी अहम दूसरी लूला के बाद पूछती है। इसे एहसास होता है कि लूला ने 11 हफ्ते कबल बाल्टी को लात मारी थी, कि वो बीमार हो गई थी और वो इस नजरअंदाज शुदा तकसीमी मरकज के आवाज की तस्दीक करने वाले तूफानी तहखाने में गिर गए थे जब यह तकलीफ वाकई खौफनाक थी और वो चीख रही थी। इमेट का कहना है कि उन्हें वो करने से कासिर था जो जरूरी था। वाई इवेलिन ने इस्तिफसार किया कि क्या इमेट हर शाम ली की तरफ से जलते हुए शोलों को देख सकता है, और इस मौके पर कि इसे एहसास हुआ कि ये वो लीन है। इमेट का कहना है कि इसने किया। इवेलिन ने इस्तिफसार किया कि वो किस वजह से इनके लिए नहीं आया, क्योंकि वो साथी थे। एक पुरसुकून जगह एक में एबट खानदान का किसी से कोई राबता नहीं हुआ था और न ही कोई रेडियो ट्रांसमिशन सुना था। कत नजर इसके कि लामुतनाही तलाश किया जाए, जमीन पर बहुत ज्यादा जिंदा बच गए थे। इमेट इस बात का एहसास दिलाता है कि लोग छोड़ गए, आपके पास सबसे ज्यादा धुंधला ख्याल नहीं है, क्या ये ठीक नहीं है? वो लोग बचाने के काबिल नहीं हैं। रेगन के इशारे और बुड़बुड़ाते हुए, तुम इस अलील से मिलते जलते कुछ नहीं हो। इमेट को रेगन अपने बहन भाई के पास जाती है जो आराम करने के लिए आराम कर रही है और उसकी निचली टांग खौफनाक तरीके से पहनी हुई है, इसकी चीखों को खामोश करने के लिए वालिद। रेगन मार्क्स को एयरफोन देता है और फरकोनसियों को देखते हुए इसे रेडियो बार बार चलने वाली आवाज बजाता है। कहीं से भी मार्क्स मौसीकी सुनता है और तीर की तरह सीधा बैठ जाता है। रेगन ने डायल मोड़ना छोड़ दिया और इवेलिन ऊपर उठ गई। मार्क्स बड़बड़ाता है मौसीकी और इवेलिन अंदर आती है। हैरान रहकर वो इमेट के पास जाती है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि हाँ, ये सिर्फ एक दायरे पर समंदर के इस पार की धन है, किसी भी वक्त बस यही होता है। रेगन ने इशारा किया कि वो झूठा है और अपनी माँ को बताता है कि वालिद ने ये सुना होगा, उन्होंने हमें बताया होगा। इमेट इस बात का एहसास दिलाता है कि अपवादी जहाँ एबट्स रहाइश पजीर थे, मैं इस निशान को नहीं सुन सकते इसे और लूला को मुमकिना तौर पर ये इस वक्त मिल गया जब वो यहाँ चढ़े थे। रेगन के आदाद और शुमार के मुताबिक ये निशान करीब एक जजीरे से शुरू होता है, तकरीबन एक दिन की छठी। आधी रात के करीब वो मार्क्स को जगाती है और वो बात करने के लिए आवाज की तस्दीक वाली वॉलेट में जाते हैं। रेगन ने मार्क्स को राजी करने की कोशिश की कि वो साहिल तक रेल के रास्ते की पटरियों पर चलकर इस वक्त एक कश्ती का सुराग लगाकर रेडियो की चोटी तक रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करे। इसे स्टेशन तक पहुंचने की जरूरत है ताकि वो इसके पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट की तरफ से फराहम की जाने वाली तेज तकरार के हंगामे को पहुंचाने के लिए स्टेशन का इस्तेमाल कर सके, जिससे बाहर के लोगों पर कमजोरी के निकात का पर्दाफाश होता है। इस तरीके से कोई भी खानदान की गिनती तेज हंगामे चलाने और अपने आप को बाहर के लोगों से बचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर सकता है। एक आला तर्ज जिंदगी की तरफ एक अहम मरहला। मार्क्स गैर मामूली दबाव का शिकार है और इस बात को बरकरार नहीं रखता है कि रेगन को जाना चाहिए। रेगन का मुतालबा है कि उसे कोशिश करने की जरूरत है क्योंकि वालिद ने यही किया होगा। मार्क्स की तरफ से माँ इवेलिन को बताने के लिए कदम उठाने के बाद रेगन दिन के पहले हिस्से में फौरी तौर पर खुद से निकलने पर मजबूर है। वो रेडियो पर एक नोट छोड़ती है जिसमें ट्यून ऑन करना जारी रखी। दिन के पहले हिस्से में ये मालूम करने के बाद कि रेगन चला गया है, इवेलिन इमेट से इसका ताक़ुब करने और उसे वापस लाने की दरख्वास्त करती है। वो तवील अरसे में इससे इत्तेफाक करता है जब इवेलिन का कहना है कि इसकी ख्वाहिश है कि ली इसकी तरफ झुकाए बगैर देखे और इसे बताए कि रेगन इस तरह की इनफरादी तौर पर बचत के काबिल है। इस दौरान रेगन एक तबाहशुदा ट्रेन के साथ एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर से गुजरता है और अगली गाड़ी पर चढ़ जाता है जो ट्रेन की पटरी पर अब भी वाहिद गाड़ी। चंद लाशें कंकाल हैं। वो वाकई एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट पैक चाहती है और ड्राइवर कोने में से एक ढूंढती है, ताहम दाखिली रास्ता खोलने के लिए लड़ रही है। वो काफी देर में कंटेनर पर पहुंची और उसे ले गई, ताहम मुर्दा ड्राइवर का कंकाल उसके ऊपर गिर गया जिससे वो घबरा गई और वो चीख उठी। एक बाहर का शख्स अमली तौर पर कोई वक्त नहीं दिखाता और रेगन एक हाथ में पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट को माउथ पेस पर पकड़ने और दूसरे हाथ में शॉटगन से काम करने के लिए लड़ते हुए पकड़ा जाता है। खुशकिस्मती से इमेट जाहिर होता है और जानवर को गोली मार देता है। वो इस खौफ से स्टेशन ऑफिस के करीब से दूर रहते हैं कि हंगामा आराई से इजाफी बाहर के लोगों में इजाफा हो जाएगा। इमेट समझता है कि वो उसे घर वापस लाने के लिए हाजिर है। रेगन परेशान है और बुलंद आवाज में वो जो भी घर है इसका इजहार करता है। रेगन इमेट के लिए अपने इंतजामात का एहसास दिलाती है और इजहार करती है कि इससे पहले जब इसके अहम दूसरे ने बाल्टी को लात मारी थी तो ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकता था, ताहम इस वक्त मौजूद है। इमेट अपने मिशन को मुकम्मल करने में मदद करने का इंतखाब करती है। इमेट के अड्डे पर वापस
इवेलिन को मार्क्स और बच्चे के पास से गुजरने की जरूरत होती है ताकि वो जरूरी सामान ले सके। मार्क्स के पाँव के लिए दवाइयाँ और बच्चे के लिए ज्यादा ऑक्सीजन टैंक जब बच्चा स्टोरेज के डब्बे में हो। मार्क्स गैर मामूली तौर पर खौफजदा है और इस बात को बरकरार नहीं रखता है कि उसे जाना चाहिए। इवेलिन को एहसास होता है कि इसका पाँव खराब हो जाएगा और वो इसे खो नहीं सकती। मार्क्स को मिल गया और हमें उसे जाना चाहिए। वो रेत के रास्ते पर टहलती है और इस रास्ते की पैरवी करती है जिसे वो और कुंभा स्टोर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां ली ने पहले दिन संतरी खरीदी थी। रास्ते में वो इस एक्सटेंशन से गुजरती है जहां बीव ने बाल्टी को लात मारी, जहां इबादत की जगह बदली हुई है। इसने रोते हुए तस्वीर से राब्ता किया और अपनी शादी का बैंड सलीब के ऊपर रख दिया। वापस अड्डे पर बच्चे को आराम करने के तनाजुर में मार्क्स कलाबंदी से बाहर निकलता है और कंपाउंड की छानबीन करता है। कैमरा बच्चे के ऑक्सीजन टैंक में इस पैमाइश को काटता है जिसके लिए रेड जोन में है क्योंकि ये छोटा चल रहा है। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मार्क्स को इमेट के बच्चों की ड्राइंग में एक कमरा मिलता है। कमरे के एक हिस्से को अलग थलग करते हुए कुछ द्विपहियों के पीछे उसे एक मुर्दा जिस्म मिला जो निस्फ बनी हुई है, ज्यादातर लूला, बिस्तर पर पड़ी है। ये से हैरान कर देता है और वो गैर इरादी तौर पर कुछ चीजों को आगे बढ़ाता है जिससे बाहर के लोगों को इसके इलाके के बारे में मालूम होता है। वो वापस तूफानी तहखाने की तरफ भागता है, बच्चे को छीनता है और इसे वॉलेट में रखता है। फिर इस वक्त वो स्टॉप वॉच और रेडियो लेने के लिए दोबारा बाहर निकलता है और बाहर के तरीकाकार के तौर पर वो वॉलेट में जाकर बंद कर सकता है। दाखिली रास्ता तौलिया हुक के ऊपर नहीं है और दाखिली रास्ते के ताले मार्क्स के इल्म में नहीं। गुरूब आफ्ताब तक इमेट और रेगन कुछ बंदरगाहों पर पहुंचते हैं और एक कश्ती की तलाश करते हैं जिसे वो लेकर जजीरे पर पहुंच सकते हैं। वो एक नौजवान खातून को बजर के इख्तिताम की तरफ ट्रैक करते हैं। इमेट इस पर इन्हिसार करता है और वो कहीं से भी इसे फंदे में फंसाती है। कुछ जंगली अफराद लगते हैं जो इमेट के अर्द गिर्द बोतलों से जाल बांधते हैं और रेगन को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। वो इसके पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट और सामान से भरा हुआ बैग ले जाते हैं, फिर इस वक्त से दूर ले जाना शुरू कर देते हैं। इमेट ने रेगन को छलांग लगाने का इशारा किया, फिर इस वक्त वो हलचल मचाकर हंगामा आराई के जाल को खोलता है और रेगन के पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट को लेने वाले को छीन लेता है। कुछ बैरूनी लोग दिखाए जाते हैं और गोदियों के पीछे जाते हैं, मुख्तलिफ जंगली अफराद को हलाक कर देते हैं। इमेट अभी तक इस आदमी को पकड़े हुए है और कंटेनर्स के हंगामे की वजह से एक बाहरी शख्स पीछे जाने के लिए आता है। इमेट पानी में छलांग लगाता है और जंगली आदमी बाहर वाले के हाथों मारा जाता है। फिर बाहर वाला इस वक्त इमेट को पानी में तैरते हुए सुनता है और उसके पीछे उछालता है, बस दम घुटने के लिए क्योंकि वो तीर नहीं सकता। इमेट अभी तक गोदी से मुंसलिक है और उसकी गर्दन से फंदे को खत्म करने के लिए लड़ रहा है। एक छोटी कश्ती गिरती है और रेगन का हाथ इससे जड़ जाता है। वो बोर्ड पर चलता है और रेगन के पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट को नंगा करने के लिए अपना मुंह खोलता है। वो फंदों को खत्म करते हैं और हम देखते हैं कि उनकी कश्ती जजीरे के लिए एक बेल लाइन बनाती है। स्क्रीन के किनारे की तरफ एक बैरूनी शख्स को कश्ती के ऊपर छोड़ दिया गया है जो कंफ्यूजन के दौरान बंदरगाहों से मुनक़ते हो गया है। मार्क्स सांस लेने की कोशिश कर रहा है और घड़ी से देख रहा है कि वो वाकई दाखिली रास्ता खोलना चाहता है। वो दाखिली रास्ते से लड़ता है और तवील अरसे में परेशान हथियार डाल देता है। इसने बच्चे के ट्रंक को खोला ताकि बच्चे को चीखते हुए देखा जाए। अजियत भरे लहजे के साथ वो बच्चे को ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो सर हिलाता है। इसी असना में इवेलिन दफात के साथ कंपाउंड में वापस आती है और यहाँ एक बाहर का शख्स हंगामा खेज रो रहा है। वो ऑक्सीजन टैंक को गोली मारकर बाहर वाले को धमाका करने की कोशिश करती है, ताहम बाहर वाला ठोस है। धमाका चाहे जैसा भी हो आग के छिड़काव को मुतहर्रिक करता है। छिड़कने वालों का हंगामा इवेलिन को बाहर वाले के अर्द गिर्द तलाश करने और तूफान के तहने में वापस आने में मदद करता है, ताहम बाहर वाला इसका ताक़ुब करता है। इवेलिन मार्क्स और नौज़ायदा बच्चे के साथ पनाहगाह के अंदर छप जाती है। बाहर वाला उनके लिए दाखिली रास्ते पर तंग बैठा होता है। रेगन और इमेट जजीरे के करीब पहुंचते हैं जहां उन्हें जजीरे से अपना राब्ता मुनक़ते करने के तनाजुर में आम जिंदगी गुजारने वाले अफराद की बस्ती मिलती है। अवामी अथॉरिटी के समझ जाने के बाद के जानवर तीर नहीं सकते। नेशनल गार्ड के पास जितने भी अफराद थे वो जजीरों पर समझदारी से रखे गए थे। जैसा कि यह हो सकता है, जानवरों में से एक ये बताता है कि किस तरह दूसरी कश्ती पर जजीरे तक पहुंचना है और चंद आम शहरियों को मार डालता है। चाहे जैसा भी हो, वो जानवर को वहां से धकेल देते हैं जहां रेडियो नश्र होता है और वो उनका पीछा करता है। बाहर वाला तवील अरसे से रेगन और इमेट को सुनता है, इमेट को अपने कांटे से काटता है। जैसा कि ये हो सकता है, जैसा कि ये रेगन का ताक़ुब करता है,
वो स्टेशन से आने वाली आवाज को मेलोडी से इस हंगामे में तब्दील कर सकती है जो उसके पोर्टेबल हेयरिंग असिस्टेंट ने जानवर को कमजोर कर दिया था, क्योंकि वो तवील अरसे में इसे शाफ्ट से मार देती है। मार्क्स रेडियो के जरिए ट्रांसमिशन हासिल करते हुए जानवर को कमजोर करने के लिए हंगामा आरआई का भी इस्तेमाल करता है। शो इसे मुर्दा करार देकर फिलहाल किसी को भी जानवरों को मारने का इख्तियार देने की इजाजत है।